तो JEE मेन 2026 जनवरी 21 मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉड ऑफ मास m लेंथ इज अटैच्ड टू आइडियल स्ट्रिंग्स, दीज टू स्ट्रिंग्स आर आइडियल। टेंशन निकालना है लेफ्ट स्ट्रिंग में जस्ट आफ्टर द राइट स्ट्रिंग इज कट ऑफ। यदि हम इसको यहाँ से काट देंगे तो फिर जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये, सो इट विल मूव जस्ट लाइक दैट इन सर्कुलर पाथ। ओके, सो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो ये आ जाएगा, और जो वेट होगा रॉड का, बिकॉज मास यदि इसका m है तो वेट हो जाएगा mg। सो इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, o बोल देते हैं, और ये जो लेंथ बचेगा यहाँ से यहाँ तक बचेगा L/2। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने अबाउट पॉइंट O, ये जो अबाउट पॉइंट O आपने टॉर्क निकालना है। तो टेंशन का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, तो mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट A होगा। सो tau is equal to, as you know, di alpha, I is moment of inertia, so mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट O हो जाएगा force into lever arm L/2, and I, you know that moment of inertia of this rod about one end perpendicular to its length, that will be ml square upon 3, and alpha is angular acceleration. Okay, so यहाँ से m will get cancel and L will also get cancelled, one L will remain here, so alpha will be equal to 3g upon 2, 3g upon 2 and L नीचे. Okay, so this will be your this will be the angular acceleration of the rod. Okay, I know that when this string is cut, so initial angular velocity will be 0. So in that case the centripetal acceleration, as you know, at omega cross b, and ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो ओमेगा 0 हो गया यहाँ से। सो यहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसका नहीं होगा, सो ओनली वन एक्सेलरेशन विल एक्ट, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो, एज यू नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा, r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, दैट विल बी L/2, एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, सो इट इज 3/2g L. Okay, so this will be your tangential acceleration, and L will get cancelled, so it will be 3/4g. In this case only tangential acceleration will be there. As you know, in circular motion, non-uniform circular motion, this tangential acceleration represents change in magnitude of velocity of the body. So centripetal acceleration यहाँ होगा नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसको मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब आप इस रॉड के लिए सिंपली जो फ्री बॉडी डायग्राम वो बना देते हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ऐसे रहेगा, देखिए ये आपकी रॉड है, सो टेंशन जो होगा इसमें वो ऐसे होगा अवे फ्रॉम दिस, और वेट जो एक्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ कर रहा है mg। सो नीचे की तरफ मैंने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा at। सो यहाँ से फिर आपका जो यहाँ से ये आ गया आपका 80। सो इस केस में बिकॉज वेट और टेंशन बिकॉज नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब mg ज़्यादा रहा होगा, तो mg माइनस t इज इक्वल टू m/at। न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए, और यहाँ से टेंशन आपने निकालना है, तो t इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा mg माइनस m/at। सो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा m कॉमन आ जाएगा g माइनस at। अब at की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो at की वैल्यू है यहाँ से 3/4g, सो हो जाएगा g माइनस 3/4g। सो टेंशन विल बी mg अपॉन 4। सो दिस इज द आंसर, सो इट इज सेकेंड ऑप्शन। जेई मेन है इसलिए क्वेश्चन टफ था थोड़ा, तो इसमें कुछ नहीं, आपने इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेशनल मोशन में जाएगा, सो
इस पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट ओ के अबाउट आपने टॉर्क निकालना है। सो एम जी का टॉर्क हो जाएगा एम जी एल बाई टू, ये लिखा मैंने। टेंशन का टॉर्क नहीं होगा बिकॉज लीवर आर में जीरो रहेगा, ठीक है, इसका टेंशन पॉइंट ओ पी एक्ट हो रहा है इसलिए। सो यहाँ से आई जी नो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉ सिंपली जो होगा वो एम जी का होगा अबाउट पॉइंट ओ, दैट विल बी दिस। और आई एज यू नो दैट दिस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट पॉइंट ओ, मतलब अबाउट इट्स एंड जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, वो ये डिनोट दैट इट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ओके, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ से अल्फा निकल गया। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका जीरो था, सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इस केस में नहीं होगा, ओनली वन एक्सेलरेशन भी लैक्ड, दैट इज इनिशियल एक्सेलरेशन, दैट विल बी आर अल्फा। सो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो आर की वैल्यू एल बाई टू होगी और अल्फा जो है आपका वो हमने निकाल दिया यहाँ पे। सो ये आपका 80 निकल गया। फ्री बॉडी डायग्राम में बोलता है कि इस पॉइंट के अबाउट टेंशन ऊपर को, वेट नीचे को, ठीक है। हालांकि वेट तो यहाँ सेंटर पे एक्ट होगा, मैंने यहाँ बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एम जी नीचे की तरफ आ रही है ऐसे ही, सो एम जी ज़्यादा रहा होगा, सो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए टी, न्यूटन साइकिल हमने लगा दिया, यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाल दी। सो ये था आपका क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें ये बताना है आपको कि गेट कौन सा है ये। तो नैंड गेट में आपको पता है कि जो नैंड गेट होता है उसमें सिंपली जो आपके इनपुट आउटपुट रहते हैं, ए भी इनपुट्स हैं, बाई आउटपुट है और बाई होता है इसमें एंड नैंड है ये, यदि तो होगा ए डॉट बी बार, है ना, ए एंड बी बार करते हैं इसको। ओके, तो यदि मैं यहाँ 1 1 करता हूँ या 0 0 करता हूँ तो आंसर होगा 1। मैं 1 0 करता हूँ तो आंसर फिर 1 होगा, 0 1 करता हूँ तो फिर 1 होगा, और 1 1 करता हूँ तो फिर 1 होगा। तो यदि ये टेबल वेरीफाई हो जाता है, इसमें आपने इट एंड ट्रायल से करना है कि यहाँ एक आधी वैल्यू उठा लेते हैं कोई, जैसे हमने 0 0 वैल्यू उठा ली यहाँ से, फिर मैं यहाँ 0 लगाता हूँ, यहाँ भी 0 देता हूँ, तो इन नॉट गेट है तो यहाँ आएगा 1 1। ये आपका नॉर है तो यहाँ 1 1 का यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पहुँचेगा 0 0 का फिर 1 हो जाएगा। सो 0 0 पे 1, 0 0 पे 1, आउटपुट आ गया 1, पहला वेरीफाई हो गया। एक और वेरीफाई कर लेते हैं 1 1। तो यदि यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ 0 0 रहा होगा, फिर यहाँ 1 रहा होगा, तो 1 का नोट करेंगे तो फिर 0 रहा होगा, ठीक है। तो इसमें गलत लिख दिया मैंने, ये 0 होता है इसमें। 1 1 का नैंड में दो इनपुट यदि 1 1 है तो आउटपुट 0 होगा, तो ये जो 0 आ गया, तो ये ऑप्शन 3। उसके आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका डायमेंशन से। सो भी इसमें ए अपॉन बी, इसका डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का होगा, ठीक है। तो मतलब ए टी स्क्वेयर अपॉन बी का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन, डायमेंशन जो प्रेशर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो यहाँ से ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे ही, तो हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 4, बी ऑप्शन, सिंपल। तो ये क्वेश्चन था भी टफ, इसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन, और ये आपका ऐसे नहीं निकलना है। ये क्वेश्चन जो है वो सच्ची में टफ है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ब्रिज, बिकॉज ये 1 है 2 है और ये 2 1 है, तो ब्रिज बैलेंस नहीं है। यदि ये ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं है तो उसका मतलब नेटवर्क तो वैसा ये 5 रेजिस्टेंसेस का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तो उसको फिर करते कैसे हैं। तो भी यहाँ से यदि हम बात करें, ये वाले रेजिस्टेंस है हमारे। सो यदि मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे बना सकते हैं, देखो इसको यदि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे हम पढ़ाते हैं आपको वैसे बनाऊँ, यदि ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, है ना, ये और फिर ये, ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका ये होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और एक, दिस इज 1 दिस इज 1, ठीक है, और नीचे बना 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2।
ये तो इसमें ना एक होता है आपका डेल्टा स्टार मेथड, जो आपका अनबैलेंस्ड ब्रिज होता है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। सो डेल्टा स्टार जो मेथड रहता है वो ये होता है जो मैंने अभी बनाया, देखो इसके अंदर कैसे करना है आपने, यहाँ पे आपने ये देखो डेल्टा बना हुआ है, ये डेल्टा ही तो है, ऐसे 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 डेल्टा ही होता है ये, ठीक है। तो इस डेल्टा को स्टार में रिड्यूस करना है, तो आप यहाँ लोगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से ये ऐसे आ गया एक, ये बन गया स्टार आपका, ठीक है। और एक यहाँ से नीचे को ये, तो यदि मैं इसको R1 बोल देता हूँ, मैं इसको R2 बोलता हूँ, इसको मैं R3 बोल देता हूँ। इसमें जो R1 रहेगा वो रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अब R1 जो होता है बेसिकली इसमें इसके आमने सामने देखने आपने ये बना दी स्टार अंदर, ये देखिए फिर अंदर बनाया मैंने स्टार ही है, ठीक है, ये स्टार है, देखो ये दिख रहा है आपको। सो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ वैसे करते हैं, सो देखिए इसके आमने सामने रेजिस्टेंस देखने हमें, R1 के ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो उनको प्रोडक्ट ले लेंगे, बाकी जो नेटवर्क में डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस को सम कर देंगे, 1 + 2 + 1 + 2 + 1, ये हो गया R1। R2 भी वैसे निकालेंगे, R2 ये देखिए है, इसके ऊपर नीचे 1 1 है, सो 1 × 1 अपॉन ये सम दोबारा ले लेंगे 1 + 2 + 1, ठीक है जी। वैसे R3 निकालेंगे, सो R3 हो जाएगा ये वाला 2 × 1 अपॉन ये फिर दोबारा ले लेंगे 1 + 2 + 1, सो जी ये आ जाएगा R1 आ जाएगा यहाँ से आपका 2/4, मतलब 1/2, और ये आ जाएगा 1 2 3 1 4 1/4, ठीक है। और ये आ जाएगा 2/, वही आ जाएगा जो आपका R1 है, ये 2/4 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये R1 R2 R3 मैंने निकाल दिए, इसका मतलब ये जो आपका डेल्टा था इसको मैंने स्टार में रिड्यूस कर दिया, तो इसका रिड्यूस फिगर देखो इधर, तो ये बनने देखो ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है इधर को, ठीक है, ये और ये आ रहा है नीचे को, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, तो ये बन गया देखो आप, ये B पॉइंट है और अब ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है आपका इधर ये है आपका 1/2, ये वाला R1, सो दिस इज योर R1 1/2, दिस इज योर R2 है आपका 1/4, दिस इज R2 एंड इट इज 1/4, एंड दिस इज R3 ये वाला, इट इज 1/2, ठीक है। बाकी ये 1 था और ये 2 है और ये 1 है, और ये और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया देखो, हाँ तो ये वाला ना, मतलब आप डेल्टा को रिमूव करना है यहाँ पे, तो देखो ना इसको डेल्टा को रिमूव करना है, तो ये वाली लाइन कट हो जाएगी, ये वाली कट हो जाएगी, ये वाली कट हो जाएगी, तो ये वाला नहीं बनानी है इधर, ये बन गया वैसे, ये देखो, बिकॉज ये जो डेल्टा था, ये डेल्टा था, इसका मैंने स्टार बना दिया, ये जो आपने देखा ब्लू ये बन गया स्टार, ये देखो ये, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टार ही तो है ये, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ बोल दो, ओ बोल दो, तो ये पॉइंट ओ है, ठीक है। सो अब आप देखोगे तो ये दोनों हो गए सीरीज में और ये भी दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। तो इसका रिड्यूस फिगर ये बन गया, देखो ये आ गया तुम्हारा 1/2, और ये 2 पॉइंट कितना हो गया, ये 2.25 है ना, ये 2.25 ये हो गया, और ये कितना हो गया 1/2 + 1, ये हो गया 1.5, ये रह गया फिगर आपका, इन दो का एक बन गया, ये लिख दिया, इन दो का एक, ये नीचे वाले दो का भी एक, ये ठीक है। 1/2 + 1 होता है 1.5, ठीक है। 1/4 मीन्स 0.25 + 2 2.25, और ये 1/2, अब ये पैरेलल में है, तो ये बन जाएगा आपका, इनको दोनों को यदि मैं करूँगा तो ये बन जाएगा, इनका क्या आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, RP बोल देते हैं इसको, नीचे सम ले लो 2.25 1.5, ठीक है जी। सो RP हो जाएगा आपको यहाँ से, ये हो गया आपका 3.75,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 पॉइंट, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको तुम डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसमें, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, मुझे आसान ही है। सो इसमें यदि देखें तो आर पी आपका जो है वो आ जाएगा 3 पॉइंट यही रहेगा इसका, ये यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ठीक है। तो यहाँ से आर पी जो है वो आपका बिकॉज इसको सॉल्व कर रहे हैं ना इसको, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.9 ओम, ठीक है। तो आपका जो फिगर है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पहुँच गया हम, ये आ गया आपका ये, और ये आ गया आपका आर पी 0.9, ये, और ये जो आपका ये आपका ये वाला ये 0.5, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ गया ए और बी के बीच वो आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर दीजिए सीरीज में, तो आ गया 1.4 ओम। और देखें थोड़े ध्यान से, तो ए और बी के बीच तो मैंने निकाल दिया ये और ये, लेकिन बाहर 1 ओम और लगा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको ऐड कर दीजिए। 1.4 में बाहर लगाया आपका 1 ओम, तो 1 ओम को भी ऐड करना है। सो ये आ गया आपका ये, तो ये आ गया आपके पास आर ए बी आ गया 1.4 में, तो आ गया आपका ये 0.5 भी इसमें ऐड होगा, 0.5, 0.5, तो ये आ गया 9, ये आ गया आपका 1.9, ठीक है। टफ क्वेश्चन था भाई, पहला ही पेपर था ये 21 जैन को, मॉर्निंग शिफ्ट वाला। और ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही उन्होंने तो यहाँ से फिर आपने इसमें हीट प्रोड्यूस पूछा था। सो यहाँ से बिकॉज ये पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगा 1 मिनट में कितना होगा, तो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली सारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा ऐसे। देखो ये मतलब यहाँ से यदि मैं 9 वोल्ट की बैटरी है नीचे, और ये आपका पॉइंट आ गया ए, और ये आ गया आपका बी, ए और बी के बीच हम निकाल चुके हैं 1.4 ओम रेजिस्टेंस है नेटवर्क का, ठीक है। और आगे एक रेजिस्टेंस नीचे और लगाए 1 ओम, तो इसको मैं यहाँ बना सकता हूँ 1 ओम, ठीक है। ऐसे ही है कुछ। अब ये पूछ रहा है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी एक्सटर्नल सर्किट ए बी में, यहाँ पूछ रहा है यहाँ। तो पहले हम ये दिखा लेंगे कि इसको वोल्टेज कितना मिला है, क्रॉस ए बी वोल्टेज कितना है। तो यदि क्रॉस ए बी वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 9, सीरीज में जैसे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वी आर 1 मतलब 1.4 इंटू सम ऑफ रेजिस्टेंसेज 1.4 प्लस 1, ये आ गया। सो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2.4 नीचे आ गया, और 9 ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 21/4, ठीक है। तो आ जाएगा 5 चौके 20,
4 पंजे 20 हो गया और एक बच्चा 4 दूनी 8 हो गया। ये आ गया भाई, इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्रॉस ए बी, ये 5.25 वोल्ट। और रिमेनिंग जो होगा वो इसके क्रॉस अपीयर हो जाएगा। रिमेनिंग मतलब 9 माइनस 5.25 जो है वो इसके क्रॉस अपीयर हो जाएगा 1 ओम के। ठीक है, तो मतलब ये सीरीज में आ गया ना, दोनों सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। इसको कितना मिलता है वो उसका फॉर्मूला होता है वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसको कितना मिलेगा, वी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 5.25। तो अब आपका पूछा है कि हीट प्रोड्यूस कितना होगा 1 सेकंड में। तो हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। वी आपका निकल चुका है, ये वाला 5.25। तो आ जाएगा आपके पास 5.25 का होल स्क्वायर टी। टी मीन्स 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड अपॉन आर। आर मतलब इसके अक्रॉस 1.4। तो भाई इसको आप सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है वो ये 1 आ जाएगा। इट विल बी 1181.25 जूल। तो ये था क्वेश्चन, मज़ेदार, ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें बड़ा कुछ आपको पता होना चाहिए था। मेन ही है कि इस नेटवर्क को सॉल्व कैसे करें। या तो आपके चॉप्स लॉज लगा के सॉल्व करिए, इन पॉइंट्स दो के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, या आयन बैलेंस बीच ब्रिज है तो उसमें आपको पता होना चाहिए डेल्टा स्टार मेथड आपकी हेल्प करता है, उसमें एकदम से निकल जाता है। ये जो आपका डेल्टा है ना इधर, ये डेल्टा, इसका स्टार बनाना है। ये जो मैंने ब्लू बनाया स्टार बन गया, ये बन गया स्टार। ये उसके बाद ये सिंपल हो जाता है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इन दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच, वो आएगा 1.4। तो 1.4 के क्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी फिर 5.25। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी 1 मिनट में। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, वो इसके ऊपर आर इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस 5.25 है, इसका स्क्वायर कर दिया और नीचे जो आर है वो 1.4 है इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसमें ये आ गया आपका, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है आपका सिंपल रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे। तो उसमें आपको बताइए कि भी जैसे ये गोल्ड फॉयल है तो यहाँ से सेंटर की तरफ जो अल्फा पार्टिकल हिट करता है, यहाँ न्यूक्लियस रहेगा और इस यहाँ से फिर वो रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को ना। इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो 2 ही रहता है और इसके ऊपर 79 ई रहता है, ई चार्ज ऑन प्रोटॉन है। अब ये कितना न्यूक्लियस के क्लोज जा पाया वो होता है R0। तो इस पॉइंट P पे आके जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उनका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है आपकी 1.4 बाई एप्सिलॉन नॉट। यू इज इक्वल टू काइनेटिक करना है अपना, कुछ नहीं करना है। चार्ज 2E इंटू 79E अपॉन R0 and that is equal to काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से आप R0 निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज m की वैल्यू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, वो भरना है अपने 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आप भरोगे, है ना। और काइनेटिक एनर्जी सीधी दी हुई है इसकी, तो यदि काइनेटिक एनर्जी आपको पूरी दी हुई है यहाँ पे, तो फिर आपने यहाँ पे ज़्यादा झमेला ही नहीं है। फिर तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है भाई। इसमें आपने सारी की सारी एनर्जी जो है वो आपको दी जा रही है कितनी, 7.7, ये वाले नंबर MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जूल बना लीजिए 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 13, हाँ ये बन गया इसका जूल। तो ये वैल्यू आप यहाँ भर दी। बाकी ई की वैल्यू तुम्हें पता है, ई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो वाली वैल्यू यहाँ भर दी कूलम, ठीक है। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ से R0 इजीली निकाल सकते हो। तो R0 यदि तुम यहाँ से निकालने निकलो तो आपके पास आएगा 1.72 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो आ जाएगा 1.72 नैनोमीटर। ये ऑप्शन 1 सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था थोड़ा, ठीक है।
सो हम देख लेते हैं ये वाला। सो इसमें आपने रखना ध्यान कि इस क्वेश्चन में कि एयर फील्ड कैपेसिटर है। तो जब ये एयर फील्ड था ऐसे, तब इसका कैपेसिटेंस सबको पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। जब इसको आपने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, इसका बिर्थ डी/3 है, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया इसको, तो अब यही कैपेसिटर जब तुम ऐसे करोगे, है ना, और ये टोटल डिस्टेंस डी था प्लेट्स के बीच, पॉजिटिव प्लेट होती है और ये नेगेटिव प्लेट होती है। तो अब आपने इसको डी/3 डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। सो डी/3 तीसरा हिस्सा, मतलब ये वाला यहाँ तक आपने ऐसे कर दिया, तो ये आ गया आपका थिकनेस जो स्लैब का वो दिया, और डी/3 ये कर दिया आपने। तो भाई फ्री स्पेस कितना रह गया, ये रह गया सारा फ्री, तो फ्री रह गया आपका 2d/3, टोटल डी है ना, तो डी माइनस डी/3 करोगे, वो रह गया फ्री स्पेस, मतलब 2d/3 रह गया, तो ये लिख दिया मैंने, खाली जगह रह गई 2d/3। ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला है, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, इसका होगा c डैश इक्वल जो फॉर्मूला रहता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस स्लैब का, ये यहाँ डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप देखो थोड़े ध्यान से, c डैश आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, हाँ जी, डी माइनस टी की जगह के लिखोगे डी/3, लो टी की जगह के लिखोगे डी/3, लेकिन के की वैल्यू 3 दी हुई है, देखो के की जगह के लिखोगे 3 × 3 हो गया मतलब। ठीक है, तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, तो अंदर डी कॉमन है तो क्या बचता है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9, ये बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, तो क्या 1/3 माइनस 1 2/3 हो गया ये। ठीक है, तो आ जाएगा 2/3 प्लस 1/9। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा आपके पास t, और ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे 9 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 6 प्लस 1, तो ये आ गया 7/9, और ऊपर जाके हो जाएगा 9/7, तो ये हो जाएगा 9/7 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। अब 9/7 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी हो गया ना, तो इसका मतलब ये तो आपका शुरू वाला था जब यहाँ वैक्यूम था, ये वाला देखो, ये तो सी था, इसका 9/7 सी डैश ही होगा, क्योंकि स्लैब डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो 9/7 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो मतलब सी डैश बड़ा ही आएगा सी से। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल क्या पूछा जा रहा है कि भाई ये जो आपकी रॉड है इसका आपने निकालना है, और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम फॉर्म यूजिंग 2 आइडेंटिकल रॉड्स है, एक जैसी रॉड्स हैं, इस एक्सिस के बाद निकालना है ये। ठीक है, तो आप देखिए कि इस रॉड को मैं एक्स बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बाई का, वो कितना होगा, हाँ इस रॉड का, बाई वर्टिकल रॉड का, मतलब बाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एक एंड पे, वो कितना होता है ml²/3। ठीक है, और आई एक्स वाली रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो पहले तो इसका होगा सेंटर के अबाउट रोट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट्स लेंथ, दैट इज ml²/12, फॉर्मूला है सीधा। और फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए, mh² प्लस mh², m और h बनेगा ये लेंथ रॉड की ml², ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो फिर इन तीनों को ऐड कर लो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये आ जाएगा। तो जब इनको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, तो आ जाएगा ml² कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर क्या बचा देखो, कॉमन 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1,
आ जाएगा एम एल स्क्वेयर 12, 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 ही होता है। सो ये आ गया, लो 4 + 1 + 12 तो आएगा एम एल स्क्वेयर बाई 17/12 आ जाएगा भाई, 17.12 एम एल स्क्वेयर। ऑप्शन 1 तो सिंपल ही था। अब ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको बताइए कि जो इक्वेशन लिखी जा रही है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी लिखी जा रही है यहाँ पे। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो फिर ये बोल रहा है कि साइन, आपको बताइए कि जो इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है? y इज इक्वल टू y नॉट 1 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस साइन के। कुछ इक्वेशन में गड़बड़ लग रही है भी इसमें। क्योंकि यहाँ भी इसने टी लिख दिया, यहाँ भी इसने टी लिख दिया। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे देखो ना, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यदि मैं इसको ओमेगा मान लेता हूँ, चलो करना तो पड़ेगा भी, कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे। यदि ये एक्स है तो फिर ये टी होगा, तो इसका मतलब ओमेगा होगा इसके साथ। तो ओमेगा आ गया यहाँ से 12 ये आ गया। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, तो ये आ गया 12 × 10⁻14। ठीक है, तो न्यू यहाँ से निकल जाएगा 12 × 10⁻14 अपॉन 2 पाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी मेरे को यहाँ से, और फिर वो फ्रीक्वेंसी यदि आपको पता लगी तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ी, इसका वर्क फंक्शन था, ये मटेरियल है कोई, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसकी फिर एनर्जी होगी एच न्यू, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो है फाई या ओमेगा इज इक्वल टू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी न्यू तुम्हारा निकल चुका है यहाँ पे हर्ट्ज में, तो तुम्हारा जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट का वो रहेगा इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ भर दीजिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिर मेगा में लिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, मेगा नहीं होगा शायद यहाँ पे। तो ये एनर्जी आ जाएगी जूल में। ठीक है, तो 6.6 × 10⁻34 न्यू की वैल्यू ये भर दीजिए, 12 × 10 की 14 अपॉन कितना है 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि एनर्जी जूल में, जूल का बनाइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डिवाइड करोगे 1.6 × 10⁻19 से, तो एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एनर्जी यहाँ पड़ी, फिर इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, सो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलती है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी के मैक्स, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो एच न्यू की वैल्यू आ गई सारी, जो भी आएगी ये कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देनी, और एच न्यू नॉट की तो मैं दी हुई है, ये एच न्यू नॉट की ये वाली 2.8। ठीक है, सो 2.8, और यहाँ से जो वैल्यू ये आएगी, सेकेंड ऑप्शन इसका ओके है, तो 2.16 आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। तो जो एनर्जी आएगी ये वाली जो आएगी वो आएगी आपकी 2.1 से, कैलकुलेशन अभी बहुत ज़्यादा, प्लस 2.8, 694 4.96 आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तुम पुट करोगे 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका यहाँ से आराम से ये आ जाएगा 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन देख के वहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फिर एनर्जी निकालनी थी जो लाइट उस मेटल सरफेस पे इंस्टेंट हुई, और फिर उसकी जो एनर्जी थी वो जूल के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी थी, हमने कर दी तो इतनी आई। ठीक है। तो फिर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला, जितनी लाइट की एनर्जी इंसिडेंट हुई माइनस वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है सारा, ये वर्क फंक्शन दिया हुआ आपको 2.8, तो डिफरेंस लिया 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी वही इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बर्नौलीज थ्योरम का। ठीक है। सो यदि मैं इसको देखूँ तो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना है। ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये, अच्छा मतलब ये 2a है यदि ये a है। ठीक है। और एरिया फिर अपने √3 लेना है लास्ट में। तो बर्नौलीज थ्योरम आपको पता ही है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगा दीजिए। तो वो क्या बोलती है, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो कनेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो आ गया P2 प्लस हाफ रो BA बोल देते हैं, B बोल दीजिए BB स्क्वायर। तो यहाँ देगा PA माइनस B प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, BB स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर होता है H रो जी, H हाइट H1 रो जी माइनस H2 रो जी, और ये आ जाएगा रो अपॉन 2 BB स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। तो ये आपको बताइए कि ये होती है आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और ये होती है आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। और फिर ये पॉइंट ए पे लगाया और इधर वाला बी पे लगाया, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि H1 माइनस H2 आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया रो जी, और ये आ गया रो अपॉन 2 BB स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। ठीक है। सो आपको पता है ना कि बर्नौलीज थ्योरम जो रहती है यहाँ से रो कट जाएगा, डेंसिटी बांट गई, और जो H1 माइनस H2 है ये देख लो कितना डिफरेंस हाइट का है ना, यहाँ तक इसमें ऊपर को डिफरेंस है ये 5, तो इसको 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये जी की वैल्यू 10 होगी, और BB स्क्वायर और ये 2 भी इधर आ गया, ये 2 माइनस BA स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास SI में वैल्यू भरनी है तो सेंटीमीटर भी था, 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 हो गया ये जो हाइट का डिफरेंस था। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, 2 पंजे 10। ठीक है, 1 0 से 0 कट गया,
5 से 5 कट गया तो 1 ही बच गया यहाँ पे। तो यहाँ से आपका वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चेक इट अगेन। 5 सेंटी 10 नीचे आ गया। जी की वैल्यू 2 इधर आ गया। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बिल्कुल ठीक। यहाँ से 0 0 कट गया, 1 कट गया, 1 ही बचा। ठीक है जी। यस, सो ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पूछ रहा है, मतलब वी ए अब यहाँ से देखेंगे ना, इक्वेशन कंटिन्यूटी लगाते हैं। v1 इज इक्वल टू a टू b2। तो भाई एरिया जो था वो शुरू वाला जो था वो a था, अगला a था। तो यदि ये डबल है तो ये 1 नहीं है, फिर ये जो दिया हुआ। तो यहाँ से जो आपका वी बी आ गया वो आ गया 2va। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो। सो यूजिंग 2 in 1 करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। अब वी की जगह लिखना 2va, तो बन गया 24va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बन गया 3va स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो va यहाँ से आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। सो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड जो भी है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ए पे इंटू वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ए पे दिया हुआ है इसने, ये हो गया ए और वी ए की वैल्यू होगी 1/√3। ए की वैल्यू इसने दी है √3, सो अगेन √3 इंटू 1/√3, सो आ गया 1। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाएगा वॉल्यूम पर सेकंड होगा ना ये। सो बिकॉज ऐसा ही में काम सीजीएस में काम रहा है, तो 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ये होगा। तो ये होगा आपका आंसर 1। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको पता बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि जो आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है P/ρ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है हाफ वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, उनका सम क्या रहता है कांस्टेंट। ठीक है, इनका जो सम है वो क्या रहता है कांस्टेंट। ठीक है, यदि मैं रो से इसको मल्टीप्लाई कर दूं सारी इक्वेशन को, जीएच तो कांस्टेंट हो गया, हाइट कांस्टेंट, तो ये सारा कांस्टेंट हो गया, तो इसमें 2 टर्म में बची। ठीक है, तो यदि मैं इसको रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनूंगी पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो ही आपने लगानी है यहाँ, एंड ए पे और एंड बी पे वही लगाई हमने। प्रेशर डिफरेंस यहाँ 5, प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करेगा हाइट डिफरेंस पे। हाइट डिफरेंस यहाँ 5 सेंटीमीटर है, सेंटी के बना दिए मीटर 5/100। तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिलती है कि जो वेलोसिटी स्क्वायर का डिफरेंस है वो 1 है, और एक मेरे को पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यह आ जाएगा मतलब a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 वो लगाए फिर। ठीक है, सो एरिया एंड ए का यदि डबल था तो ये लिखा 2, और एंड बी का यदि 1 था उसका डबल था, सिंपल दिया हुआ ऊपर ये देखो। तो इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी पॉइंट बी पे डबल होगी ए से, है ना, और वैसे ही पतला एंड होगा तो वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा ही होगी। फिर ऊपर पुट कर दिया तो यहाँ से बी ए निकल गया ये, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यही होता है रेट ऑफ फ्लो ये। ठीक है, इट इज मतलब वॉल्यूम पर क्यूब वॉल्यूम फ्लो लिक्विड वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, कितना मतलब 1 सेकंड में पानी वहाँ से फ्लो करा, तो वो ए आगे, इसका मतलब ये तो एरिया ए एंड पे ए था, ये इसने √3 दिया हुआ यहाँ से, तो फिर ये आंसर आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। टेढ़ा था क्वेश्चन ये पर। An ideal solenoid is kept along its vertical axis। ठीक है, ऐसे रख दिया सोलेनोइड को। ठीक है, करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट आई नॉट इसमें चल रहा है, तो इसकी जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग सेंटर में फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और फील्ड बी है। सपोज जब चार्ज क्यू आपने नीचे की तरफ इसमें रख दिया, चार्ज क्यू इज थ्रोन नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका,
तो इसका मतलब चार्ज क्यू फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, सो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू बी है। तो फोर्स कितना लगना है, क्यू बी बी साइन 0। तो मतलब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको नहीं लगना है। इसका मतलब वो नीचे की तरफ आएगा तो वो फ्री फील्ड फॉलिंग बॉडी की तरह हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन उसका जी के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक। वे प्रोपोजर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस मच। और यहीं से लग रहा है पता कि वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है। ठीक है, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपको पता है कि ई क्रॉस बी जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देता है। तो ई जो है वो बेसिकली जे कैप है, मतलब बाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड और वेव आपकी वैसे भी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, डेफिनेटली आपका बी जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई। तो इसका मतलब बी वेक्टर जो था ये दिया हुआ था, इधर था। तो बी फिर देखो जे क्रॉस यहाँ क्या लिखूँ मैं कि आई कैप आ जाए, डेफिनेटली यहाँ के कैप होगा। जे क्रॉस के जो होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। इसका मतलब ये जो वेक्टर था ये बी था के लॉन्ग। इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जेड डायरेक्शन में। आंसर 1। सो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसको देख लेते हैं, ये आ गया। 2 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, एक रॉड दूसरी भी उतनी सेम, ये जोड़ दी, इसकी लेंथ है, इसकी भी एल है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। जॉइंट फॉर्म कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ वैल्यू का ये, और दूसरी का ये, मतलब आपको अल्फा 1 दिया हुआ इसका और इसका अल्फा 2। ठीक है, टेम्परेचर सेम है शुरू में, इक्वल 30 डिग्री इंक्रीज टू 70, 30 से 70 हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इसका मतलब 70 डिग्री इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में। ठीक है, तो फाइंड द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ जो होगा वो बेसिकली यानी इसमें एक्सटेंशन आएगा, डेल्टा L1 ले लेते हैं, इसमें डेल्टा L2 ले लेते हैं। अब डेल्टा L जो होता है वो होता है ओरिजिनल लेंथ अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर। सो टोटल डेल्टा L जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा L1 पहली वाली में प्लस डेल्टा L2 दूसरी वाली में। सो ये हो गया डेल्टा L इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L अल्फा 1 डेल्टा T प्लस L तो सेम है दोनों का, अल्फा 2 डेल्टा T। इसका मतलब यहाँ पे जो L डेल्टा T है वो सेम है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया यहाँ से L डेल्टा T। तो अल्फा 1 की वैल्यू ये भर दीजिए, 24 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 प्लस 1.2 इंटू 10 रेज पावर -5। लेंथ ओरिजिनल लेंथ जो है 60 और चेंज इन टेम्परेचर 30 से 100 गया 70, तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा आपका चेंज इन लेंथ। ठीक है, और यदि तुम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1512 इतना आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फाइनल लेंथ क्या होगा, तो फाइनल लेंथ हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया है, ये 60 सेंटीमीटर की है और ये भी 60 की है, 120 तो है ही। तो फाइनल लेंथ हो जाएगा 120 प्लस जो डेल्टा L आया 120 प्लस दिस, ये 0.1512 रहेगा 120.1512। फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था भाई, सो इसका आंसर आ जाएगा ये 3rd। सिंपल, कैलकुलेशन ज़्यादा था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना गैस का, टेम्परेचर चेंज दिया 10 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स 10 है, तो Cp जो है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे 7, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है ना, तो यहाँ से Cv हो गया Cp माइनस R। Cp आपको दिया हुआ है, Cp कितना है, कांस्टेंट प्रेशर पे 7 है, R भी दिया हुआ है 2, 7 माइनस 2 5, और पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल्टा T, और नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ आपको 10 से आ गया 10, Cv आपने निकाला 5 और चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ 10 500।
वेरी सिंपल। और ये है आपका मैकेनिकल वेव्स के ऊपर क्वेश्चन। स्ट्रिंग में जब वेव चलती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो होती है टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, ये ठीक है, लीनियर डेंसिटी इसको बोलते हैं। सो आपको पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मुझे फाइंड रेशियो टाइम टेकन बाय वेट पल्स, टाइम पूछ रहा है, तो वेलोसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। इसका मतलब यहाँ तुम लिख सकते हो 1/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये अंडर रूट यू, ऐसे लिख सकते हो। टेंशन सेम है, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू, ठीक है। तो टी जो है बेसिकली वो पूछ रहा है कि म्यू है, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा T1/T2। तो म्यू1/μ2 का रूट हो जाएगा, और क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2। दूसरा सिंपल ही था। A curve is given between potential energy of a particle and position। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इधर, पार्टिकल इधर। तो आपको पता है ना कि आपने पढ़ा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग ए टू बी, अच्छा सारे फोर्सेस दिए हुए, टू बी इतना लग रहा है, बी टू सी इतना लग रहा है, सी टू डी डी टू, ठीक है। तो यदि आपने ये पढ़ा है ना कि डी डब्ल्यू जो होता है वो होता है एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू एनर्जी ही है। तो यदि हम नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पे तो बन गया डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, है ना। वो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो एफ इज इक्वल टू हो गया माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। मतलब वो इस ग्राफ का बाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, यू चेंज हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे आपका एक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ फोर्स भी ज़्यादा होगा। सो स्लोप होता है tan थीटा। अब देख लो कौन से ग्राफ के लिए, इसके लिए स्लोप 0 है। ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ा लेना है। सबसे पहले बड़ा होगा θ2 वाला, बिकॉज ये देखो 3, स्लोप है 3, उसके बाद है 1, उसके बाद होगा 0 वाला, फिर लास्ट में होगा ये मैग्नीट्यूड में ही होगा ना, उस लास्ट में ही होगा फिर। तो आई थिंक ये एफ बी सी का सबसे ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद एफ ए बी का बिल्कुल ठीक है, 1 है बिल्कुल ठीक, और लास्ट सेकंड लास्ट आपका ये आ जाएगा, ये वाला, और फिर ये आ जाएगा, तो बी आ जाएगा इसका भी, जिसका स्लोप ज़्यादा और फोर्स भी ज़्यादा, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम, अच्छा ओरिजिन पे बैठा है ये ना, ओरिजिन पे टर्न पर -8 बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर ये वाला देखना पड़ेगा। ये ओरिजिन पे है तो ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर ये वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपको बताइए कि इसका स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 25, 16 प्लस 4 तो ये 8, ये आ गया, ठीक है। प्लस है ये आ गया 49, तो ये आ गया 7, और ये वाला डिस्टेंस 7 है मैग्नीट्यूड में। और नीचे वाला ओ भी देख लेते हैं, तो ओ भी हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 4 4 8 1 9, ये बन गया 9 अंडर रूट, बन गया 3, ये 3 आ गया। अब बोल रहा है कि 2 माइक्रोकूलम को लाना है कहीं से, तो वर्क कितना हो, तो वर्क तुम्हें बताइए क्या होता है, जिसको लेके आए क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दो पॉइंट्स के बीच, ठीक है। ये है v इज इक्वल टू क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बी बी माइनस बी ए। अब यहाँ वैल्यू भर देते हैं, क्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, के पोटेंशियल इस चार्ज का जो ओरिजिन पे है, सोर्स चार्ज, के क्यू अपॉन ओ बी माइनस के क्यू अपॉन ओ ए। तो ये यदि आप सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू के कॉमन आ गया, के भी क्यू भी आ गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 7, इन बचेगा, ठीक है। सो W इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू जिसको लेके आना है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6,
कैपिटल क्यू जो ओरिजिन पे बैठा है सोर्स चार्ज 10⁻⁸, 21 आ गया एलसीएम 7 - 3। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 34.3 इंटू 10⁻⁶ जूल, मतलब आ जाएगा 34.3 माइक्रो जूल, ऑप्शन 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो सैटेलाइट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, इसके ऑर्बिट की रेडियस को 3r करना है, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की, वो होती है -GMM/2r। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। सो W इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इसको E बोल देते हैं, EF माइनस E इनिशियल। फाइनली उसको 3r में ले जाना है, तो यहाँ 3r भरिए, तो W आ जाएगा -GMM/3r, और आगे 2 भी है ये वाला, आगे माइनस इनिशियल GMM/2, इनिशियल वो रेडियस में था 1.5r, ये होगा। तो ये बन गया आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको पहले लिख देते हैं, तो हो गया GMM/3r। ठीक है, माइनस ये वाला पहले वाला GMM/6r, वो GM/r कॉमन है, GMM/r कॉमन है, अंदर क्या बचा 1/3 माइनस 1/6, आ जाएगा GMM/r। तो ये आ गया आपके पास 6 2 माइनस 1 1/6, तो आ जाएगा आपके पास GMM/6r। तो ये बोला लैम्डा r, तो लैम्डा की जगह 6 है, 6। सिंपल था भाई। 1.5r रेडियस से कन्वर्ट करना है 3r में, तो ये होगा। ठीक है, आगे देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट्स दिए हुए इनके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन परसेंटेज एरर स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इज, मतलब पैरेलल में जब उनको जोड़ते हैं तो ऐड हो जाते हैं सिंपल, जैसे कैपेसिटर होते हैं पैरेलल में, तो उसका मतलब एरर भी ऐड हो जाएंगे, तो 0.2 और 0.3 ऐड हो जाएंगे। सो डेल्टा के हो जाएगा आपका 0.2 प्लस 0.3 0.5। ठीक है, और के इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2, मतलब 20 प्लस 30 50। अब पूछ रहा है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर्स का मीन मतलब 0.5 अपॉन मीन वैल्यू होती है यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू 50 इंटू 100, तो आ जाएगा 5/500 इंटू 500 इज इक्वल टू 1। सो ये ठीक है, तो इट विल बी 1%। सो आई थिंक यही था। सो ये खत्म होता है। ओके देन।